जापान का वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 दिनों में जापान बहुत ज़्यादा वीज़ास ग्रांट कर रहा है और इस वक़्त जापानीज़ वीज़ा रेशो ऐसी ज़बरदस्त है कि तारीख़ में इससे ज़्यादा अच्छी रेशो कभी थी ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 से 20 लाख का क्लोजिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में, सिर्फ़ एक बैंक अकाउंट और फ्रेश पासपोर्ट पर तो ज़्यादा वीज़ास लग रहे हैं जापान के। आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की वीडियो सुनने को और देखने को मिल रही होंगी। व्यूवर्स, मैं यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि जापान का वीज़ा ना ही सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हासिल करना सबसे मुश्किल तरीन वीज़ा है ये दुनिया का। ये बात आपने जेहन में रखनी है। और जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों पर। 15 से 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट पर वीज़े लग जाते हैं जापान के। यकीन करें, ये झूठ है। दिस इज़ अ व्हाइट लाई। और जापान का मैं आपको ये बता दूं कि जापान इतना महंगा और एक्सपेंसिव तरीन मुल्क है कि जी अगर आप जापान की रिटर्न टिकट भी अगर पाकिस्तान से लेते हैं, आपको रिटर्न टिकट 4 से 6 लाख रुपए में आपकी बनती है। और वहां जाकर आपने रहना कहाँ है, खाना क्या है, खाना कहाँ है, तो ये घूमना आपने फिरना क्या है 15 से 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट पर। ऐसे लोगों की बातों में व्यूवर्स मेरी आपसे बहुत मानना गुजारिश है, मत आया करें। मैं एक फैमिली को जानता हूँ पर्सनली, जो सिर्फ 2 मियाँ बीवी थे। वो 2 मियाँ बीवी 28 दिनों के लिए जापान गए थे विजिट करने के लिए और वो वापस आए थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि जी हमने 28 दिन जापान में 28-29 दिन गुजारे। हमारा टोटल खर्चा ए टू जी, जिसमें एक लिमिटेड, वेरी लिमिटेड शॉपिंग भी शामिल थी, 40 लाख पाकिस्तानी रुपए खर्चा आया है, जिसमें बहुत लिमिटेड शॉपिंग थी। 2 लोग थे और रिहाइश भी उनके कोई रिलेटिव थे, उनके पास उन्होंने रखी थी 15 दिन और 14 दिन वो होटल में रहे थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जापान कितना मुश्किल वीज़ा है। तो 15 से 20 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट में जो आपको ये एक मेरा मैं सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहता, मैं पागल ही होगा जो आपको ये गाइड करेगा कि जी 15 से 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट पर जापान का वीज़ा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूं। अगर 50 एप्लीकेशंस जापान की जा रही हैं पाकिस्तान से, तो अगर एक एप्लीकेंट का 15 से 20 लाख रुपए की क्लोजिंग बैलेंस पर अगर वो वीज़ा जापान का लग गया है, तो वो मिरेकल है। और मिरेकल होते हैं, कभी कभार होते हैं, हर दफा मिरेकल नहीं होते। लेकिन आपने इस बात में नहीं आना कि जी अगर आप ये सोच लें कि जी मेरे पास 20 लाख रुपए स्टेटमेंट में है, मैंने अच्छा मेंटेन किया, जापान का वीज़ा लग जाएगा। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी आपने नहीं करनी। देखिए, जापान बहुत महंगा कंट्री है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और जो लोग आपको इनविटेशन, जापान का इनविटेशन लेटर का जो धोखा देते हैं, झांसा देते हैं, ये भी मैं बता दूं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इनविटेशन वाला वीज़ा जो भी होता है, उसको बड़े ही तरीके और मुख्तलिफ ज़ावियों को, एंगल्स को, अक्ल को लड़ाकर और बड़े तरीके से अप्लाई किया जाता है, फिर जाकर जापान का वीज़ा लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई इनविटेशन खरीदा या आपको किसी ने दे दिया, दोस्त ने, आपने वो उसकी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दी और आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। देखें, इस तरह वीज़ा नहीं लगना। जापान रिफ्यूज़ल स्टैम्प जो है वो रीज़न भी नहीं बताता कि आपका वीज़ा हमने क्यों रिफ्यूज़ किया। अगर इनविटेशन की बेस पर व्यूवर्स व्यूवर्स वीज़े अगर जापान के लगने शुरू हो जाए ना, तो यकीन करें आधा पाकिस्तान खाली हो जाए पाकिस्तान से और आधे से ज़्यादा जापान भर जाए, जहाँ पर इस वक़्त मैन पावर की शॉर्टेज है। देखिए, नो डाउट जापान जो है आपको फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा देता है, दे सकता है। लेकिन अब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ 20 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, ना आपकी कोई जायदाद है, ना प्रॉपर्टी है, ना आपका कोई बिजनेस की बैकग्राउंड है, ना आपकी कोई वेल रिप्यूटेड जॉब है, ना आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो ये सारी चीजें मिलाकर जो आप शो करवा रहे हैं, आपकी माहाना टोटल इनकम 2.5 से 3 लाख रुपया भी अगर बनती है और आप शो भी करवा रहे हैं, तो ऐसा मुल्क जिसकी रिटर्न टिकट ही 4 से 6 लाख रुपए की है, तो ऐसा मुल्क आपको कैसे वीज़ा देगा और आप इस मुल्क का कैसे वीज़ा अप्लाई करेंगे? ये मैं आपके लिए एक फूड ऑफ थॉट छोड़कर जा रहा हूँ
कि क्या ऐसे हालात में वीज़ा मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो प्लीज़ मुझे भी एजुकेट कीजिएगा। आप अगर तरीके से कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट्स को एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन कमेंट में प्लीज़ बी सिविलाइज़्ड रहिएगा। देखिए, जिसके 2-3 वीज़ाज़ लगे हुए हैं जापान के और उसकी यहाँ पर वर्थ अच्छी है, और वो अगर 15-20 लाख रुपया की बैंक स्टेटमेंट से वीज़ा अगर अप्लाई करता है अपने दूसरे या तीसरे विज़िट पर जापान के, तो फिर शायद उसका लग जाए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है या बिल्कुल कम है, ना होने के बराबर है, आप जो है आपका कोई बिज़नेस वर्थ भी कोई इतनी अच्छी नहीं है और आपकी कोई जॉब की सैलरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरा मशवरा है कि आप 15 से 20 लाख के क्लोजिंग बैलेंस में जापान का टूरिस्ट या इन्विटेशन बेस्ड वीज़ा हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ मत अप्लाई कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ी-सी डॉक्यूमेंट्स पर बात कर लें। जापान के डॉक्यूमेंट्स बड़े आसान हैं। उस रीज़न सिर्फ़ 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। आप जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, जैसे एनओसी है, विज़िटिंग कार्ड है आपकी कंपनी का, अगर आप सैलरी पर है, पे स्लिप्स लगाएँ, एफआरसी, एमआरसी, लेटर हेड, और ट्रैवल प्लान जो है उसको आपने जो है लाज़मी लगाना है। ट्रैवल प्लान को हरगिज़, हरगिज़, हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। डे टू डे ट्रैवल प्लान होना चाहिए, उसमें पूरी तफ़सील मिनट्स के हवाले से लिखी होनी चाहिए। कन्फर्म होटल बुकिंग परचेज़्ड, ये मेरा आपको मशवरा है, वो लेकर जाइएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को जापान में प्रॉब्लम्स हुई हैं, वीज़ा लग जाता है, होटल बुकिंग सिर्फ़ वो इंटरनेट पर कन्फर्म की होती है, उसकी पेमेंट वगैरह नहीं की होती, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये भी आपने जो है बेहतर है कि अगर आपका वीज़ा लग जाए, लगने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा होटल की, नहीं तो एयरपोर्ट पर बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपने फ्लाइट रिज़र्वेशन जो वीज़ा अप्लाई करते दौरान वो टिकट की कन्फर्मेशन, वो तो ख़ैर आपने लगानी ही है। और मैं आपको ये कह दूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपकी पर्सनल अकाउंट की 3 महीने की चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हो। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप अगर अकेला बंदा अप्लाई कर रहा है, चाहे आपकी वर्थ है या नहीं है, कम से कम 4 मिलियन प्लस क्लोजिंग बैलेंस जो है ज़रूर शो करवाएँ। और 8 से 10 दिन का मैक्सिमम, 10 से 12 दिन, 10 दिन से ज़्यादा ट्रैवल प्लान भी ना दें अगर आप अकेले जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। इसके अलावा आपने अपने कंट्री और बिज़नेस या जॉब अगर आप कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ भी दिखानी है। जापान की वीज़ा फ़ीस कोई नहीं है, अलबत्ता 6 से 7 हज़ार रुपया कोरियर सर्विस के चार्जेज़ ज़रूर होते हैं, वो आपने ज़हन में रखनी है। अपॉइंटमेंट का बहुत मसला है व्यूअर्स, अगर अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए तो यू विल बी वेरी लकी, लेकिन नहीं मिलती तो फिर आपको वही जो पुराना तरीका है, उस तरीके से आपको मार्केट से ही अपॉइंटमेंट परचेज़ करनी पड़ेगी। हम इस तरह का काम नहीं करते, वो आपको अपने तौर पर खुद ही परचेज़ करनी होगी। वो अब आपको 10,000 की मिले, 20,000 की मिले, 30-40, वो हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो आपने खुद ही देखना है, खुद ही अपने रिसोर्स को ढूँढना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। जापान का वीज़ा आपको मैक्सिमम 15 दिन से 1 महीने तक मिलेगा और इस वीज़े का व्यूअर्स इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू भी जो है, इसको हवा नहीं बनाना। जो चीज़ें आपने लगाई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने ट्रैवल प्लान के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके व्यूअर्स डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, फाइल स्ट्रॉन्ग है, तो आगे क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो मैं आपको एक पर्सनली मशवरा दूँगा कि इस टाइम का फ़ायदा उठाएँ, इस टाइम पीरियड का। अगर आपकी फ़ाइल बेहतर है, तो आप जापान का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि ये टाइम अच्छा है। इसमें आपको क्रिसमस, न्यू ईयर, टोक्यो, नागोया वगैरह जितने भी शहर हैं जो आप देखना 1-2 चाह रहे हैं, उसमें आप न्यू ईयर के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से प्लान दे सकते हैं। जापान का वीज़ा अगर आपका व्यूअर्स एक दफ़ा लग जाए और आप प्रॉपरली एयरपोर्ट की इमिग्रेशन को भी क्रॉस कर लें, क्योंकि एयरपोर्ट की इमिग्रेशन बहुत बड़ा मसला है जापान में, बड़े मराहिल होते हैं। इस पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है जापान के बारे में, एयरपोर्ट पर क्या-क्या होता था, वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, जापान की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, बड़ा प्रोसीजर होता है। जब आप एक दफ़ा जापान विज़िट करके प्रॉपर टाइम पर जाएँ, प्रॉपर टाइम पर आएँ, तो यकीन करें शेंगन वीज़ा और ख़ास तौर पर यूएसए का वीज़ा मिलने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो ये थी जी व्यूअर्स हमारी वीडियो जापान विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
व्हाट्सएप पर आपने व्यूअर्स हमसे उसी सूरत राब्ता करना है जब आप हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना कोई भी केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई मैटर डिस्कस करना चाहते हैं। प्लीज़ आपने हमसे व्हाट्सएप पर ये नहीं पूछना कि मेरे पास ये है, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मैं जब तक आपके साथ प्रॉपर वन टू वन व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल सेशन नहीं करूँगा, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखूँगा, बैंक स्टेटमेंट नहीं देखूँगा, मेरे लिए मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से आप बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं और बैड इमिग्रेशन हिस्ट्री से भी बच बच जाते हैं। देखिए, अगर आप एक सेशन लेकर आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जी आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप कोई आपका बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच जाते हैं और आप फिर दोबारा एक अच्छी प्लानिंग करके 2, 4, 6 महीने के बाद दोबारा इस पोज़ीशन में आ जाते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो पेड कॉल सेशन से आप हमसे अगर हमसे नहीं करना चाहते तो किसी और दूसरे से एडवाइस गाइडलाइन ज़रूर लिया करें और एक सेकंड ओपिनियन को ज़रूर मद्देनज़र रखकर कोई काम किया करें। ये तो जो है सेकंड ओपिनियन वैसे भी हमारे मज़हब में, हमारे दीन में जो है शामिल है कि जी अगर कोई भी पास ना हो तो दीवार से भी मशवरा कर लेना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।